फ्रेंड्स, ISPCS के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे घटना चक्र पॉलिटी की एक सीरीज़ स्टार्ट हुई थी, जिसमें हम लोग कुछ चैप्टर्स कर चुके हैं। हम लोग भाग 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, 4 का तक कंप्लीट कर लिया है, और भाग 5 हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 लोगों के बारे में डिस्कस कर लिया था, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो इस भाग 5 का जो 3rd पार्ट है वो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ठीक, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन कौन आता है? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ये चारों लोग आते हैं किसमें? केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। ठीक है, अब इनसे संबंधित आर्टिकल्स को देख लेते हैं। तो आर्टिकल 74(1) ये कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक, जिसका प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, मतलब कुछ लोगों की परिषद होगी, उसमें कुछ मेंबर्स होंगे, उस मेंबर का जो प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा, और इस मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से ही राष्ट्रपति काम करेगा। ठीक, अब इसमें 2 अमेंडमेंट को देखते हैं। जो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, उसमें ये कहा गया था कि राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मतलब बाउंडेशन था राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक, कि एक बार जो सलाह उसको दे दी गई, उसी सलाह पे उसको काम करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें ये कहा गया कि ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करेगा, लेकिन जब राष्ट्रपति को ये लगेगा कि जो मंत्रिपरिषद की सलाह है उस सलाह पर मंत्रिपरिषद को एक बार पुनर्विचार कर लेना चाहिए, तो वो उनकी सलाह पर एक बार पुनर्विचार के लिए कहेगा। ठीक, फिर पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देगी वो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक, अब आर्टिकल 75 क्या है? आर्टिकल 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक, मतलब दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति को ही करनी है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति वो खुद से करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वो प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। फिर आर्टिकल 75(1) का इसमें क्या कहा गया है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है उसमें कुल मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं, मतलब मंत्रिपरिषद में टोटल जो संख्या होगी प्रधानमंत्री को लेके वो कितनी होगी? तो लोकसभा के सदस्यों का 15%। ठीक है, लोकसभा के सदस्य, जैसे मान लीजिए लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 543 सदस्य होते हैं, तो इनका 15%, ठीक है, किस में होने चाहिए? मंत्रिपरिषद में। ठीक, तो ये किस संविधान संशोधन में कहा गया था? 51वें संविधान संशोधन, 91। ठीक, 91वें संविधान संशोधन में इसको कहा गया था। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है आर्टिकल 75(2). इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि जो मंत्री है, ठीक, जो भी मंत्री हैं सारे, वो राष्ट्रपति के सामने अपने पद को धारण करेंगे। ठीक, 75 का क्लॉज 3, इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक, आर्टिकल 74(5) का क्लॉज 4 क्या कहता है? कि पद ग्रहण करने से पहले, ठीक है, राष्ट्रपति के सामने प्रधानमंत्री सहित जो भी मंत्री हैं, मतलब जो भी मंत्रिपरिषद है, उनको पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होगी। किनके सामने? राष्ट्रपति के सामने। ठीक है, तो आर्टिकल 75 क्लॉज 2 में क्या था? कि मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, इसका मतलब कि जो मंत्री होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने का मतलब है कि राष्ट्रपति जब भी चाहेगा उनको हटा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 75 क्लॉज 2, और आर्टिकल 75 क्लॉज 4 में क्या है? वो शपथ लेने से संबंधित है। ठीक है, फिर आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 क्या कहता है? कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति
मंत्री बन गया जो ना तो लोकसभा का सदस्य है ना तो राज्यसभा का सदस्य है, तो उसको 6 महीने के अंदर दोनों में से किसी एक संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। अगर वो 6 महीने के अंदर किसी एक संसद का मतलब किसी एक सदन का सदस्य नहीं बन पाया तो उसकी सदस्यता वहाँ से ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 78 क्या कहता है? आर्टिकल 78 ये कहता है कि जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद इनके बीच में कड़ी का काम करता है। ठीक है, मतलब जो भी राष्ट्रपति अगर कोई रिपोर्ट मांगेगा प्रधानमंत्री से तो वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर देगा। ठीक है। अब देखिए, ये तो आर्टिकल्स थे, इतने आर्टिकल्स आपको प्रधानमंत्री से रिलेटेड और उनकी मंत्रिपरिषद से रिलेटेड अभी पढ़ना है इसमें। ठीक, अब आगे हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। क्या है कि देखिए, अगर लोकसभा के किसी एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा के अगर किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए, ठीक है, मतलब लोकसभा अगर किसी एक मंत्री, जितने टोटल मंत्री हैं उनमें से किसी एक मंत्री के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है और वो राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने मतलब स्टार्ट करने और सत्रावसान करने समाप्त करने संबंधी परामर्श देता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो प्रधानमंत्री है वो नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि प्रधानमंत्री किसी मंत्री को, ठीक है, मान लीजिए किसी मंत्री से प्रधानमंत्री का विवाद हो गया किसी मैटर पे, तो प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति से मतलब कह सकता है कि उसको बर्खास्त कर दो। क्यों? क्योंकि जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक मंत्री रहेंगे। ठीक, तो ये सलाह भी कौन देगा? प्रधानमंत्री। फिर अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, ठीक है, या मृत्यु हो गई, ठीक है, पीएम की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद खुद ही विघटित हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर हम लोग प्रधानमंत्रियों की बात करें तो जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनका कार्यकाल सबसे लंबा था। कितना? 16 साल 9 महीने 12 दिन का। और सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो सबसे छोटा कार्यकाल यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये सबसे छोटा कार्यकाल था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, सिर्फ 13 दिन का। ठीक है। अच्छा, और देखते हैं और क्या है। देश की पहली महिला पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश की पहली महिला पीएम थी। ये 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है। उसके बाद अगर चौधरी चरण सिंह की बात करें तो ये एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो कभी लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए। ठीक, कभी लोकसभा में गए ही नहीं। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह की अगर बात करें तो ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे। ठीक है, विश्वास मत को ये नहीं प्राप्त कर पाए थे। तो ये सब फैक्ट्स जो है आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे फैक्ट्स करके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल हुए थे। ठीक, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। अच्छा, मोरारजी देसाई जी के बारे में अगर देखें तो ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भी ये पहले प्रधानमंत्री थे। कौन? मोरारजी देसाई। ठीक, लास्ट है पीवी नरसिम्हा राव। ये क्या थे? पद ग्रहण करते समय ये किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अभी हमने ऊपर बताया कि ऐसे लोग भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं जो किसी सदन के सदस्य ना हो, लेकिन उनको 6 महीने के अंदर किसी न किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ और इसमें देखना है। हाँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया था ये कि ऐसे 3 प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु
पदावधि के दौरान ही हो गई थी, मतलब प्रधानमंत्री रहते समय ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कौन कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे और श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ठीक, तो ये फैक्ट्स हैं। ये आपको नोट्स प्रोवाइड कराने का सिर्फ क्या पर्पज़ है? रिवीजन। ठीक, कि आप कम टाइम में रिवीजन कर सकें। और आप यकीन मानिए, आप सिर्फ इन्हीं नोट्स को, 1-2 पेज के नोट्स को या छोटी छोटी क्लासेस को 10-15 मिनट की क्लासेस को करके आप PYQ लगाइए, आपको खुद पता चलेगा कि आप थोड़ा सा एफ़र्ट करके ज़्यादा आउटपुट आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आप जितनी भी क्लासेस हुई हैं, ज़्यादा देर की नहीं है, 10-15-20 मिनट, उससे ज़्यादा की कोई क्लास नहीं है। तो सारी क्लासेस को आप देखिए, याद करिए और फिर PYQ लगा के आप खुद ही रिज़ल्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।